ये क्या नाम है कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 17, ये जो चैप्टर 17 है, ये चैप्टर 17 की ये जो चैप्टर है, चाहे प्रोसीडिंग कंप्लेंट से शुरू हुई हो, चाहे प्रोसीडिंग एफआईआर से शुरू हुई हो, चाहे प्रोसीडिंग एनसीआर से शुरू हुई हो, आके ये तीनों प्रोसीडिंग कंबाइन इसी स्टेप पे होती हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आमतौर पे इसका डिस्क्रिप्शन आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में कहीं अगर आपको मिल जाए किसी किताब में, कहीं किसी वीडियो में, कहीं कोई लेक्चर लेता नहीं आदमी इसका, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान बता देता है कमिटल, कमिटल बता देगा कि कमिटल कहां है। ठीक है, बस लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों को समझना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैं बार बार इस सेक्शन की किसके रिस्पेक्ट में करता था, इस सेक्शन को मैं इस रिस्पेक्ट में करता था कि ये यहां पे प्रोसेस आके कंबाइन हुई है, चाहे कंप्लेंट रहा हो, चाहे एनसीआर रहा हो, चाहे एफआईआर रहा हो। ठीक, अब जब भी संज्ञान ले लिया मैजिस्ट्रेट ने, कॉग्निजेंस ले लिया, अब कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या करेगा वो यहां पे है। ठीक, क्या करेगा संज्ञान लेने के बाद कि अगर उसको संज्ञान लेने के बाद उसको ये लगता है कि ये जो केस मेरे सामने आया है वो केस क्या है, सम्मन केस है। क्या है, सम्मन केस है। तो उसमें क्या कर देगा, ही शैल इशू सम्मन टू द एक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस। सम्मन केस क्या होता है, डिफाइन कहां पे है, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एक्स में। ठीक है, तो सम्मन केस में जिसमें 2 साल से कम की सजा है, उसमें जैसे ही मजिस्ट्रेट उस मुकदमे में संज्ञान लेगा, जिस मुकदमे में सजा 2 साल से कम है, तो उसमें जैसे ही संज्ञान लेगा तो सबसे पहला कदम क्या उठाएगा कि जाके सम्मन भेजेगा, किसको, एक्यूज्ड को, कि आप हमारे समक्ष प्रस्तुत होइए। ठीक है, हमने संज्ञान मामले का ले लिया है। दूसरा, अगर वारंट केस है, वारंट केस कहां डिफाइन है, 2 क्लॉज 1 क्लॉज जेड में। ठीक है, जेड में, वाई में विक्टिम। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या है, 2 साल से ज्यादा की सजा है। तो वहां क्या कह रहा है, कह रहा है ही में इशू अ वारंट, वो वारंट इशू कर सकता है, लेकिन अगर उसको ठीक लगता है तो वो सम्मन भी इशू कर सकता है फॉर कॉजिंग द एक्यूज्ड टू बी ब्रॉट और टू अपीयर एट सर्टेन टाइम, कि अगर सम्मन भेजेगा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत होइए इस निश्चित समय इस निश्चित जगह पे। ठीक है, फिर ये नया क्लॉज जोड़ा गया कि सम्मन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेजे जा सकते हैं। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो सम्मन और वारंट shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of prosecution witness has been filed। अब ये जो prosecution witness की जो लिस्ट आती है वो कहां से आती है बताएं, जब पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी, जिसका रिड्यूस इन राइटिंग करेगी, 180 सब क्लॉज 3, जिसका रिड्यूस इन राइटिंग करेगी वही प्रोसिक्यूशन विटनेस है। ठीक है, यहां पे जैसे ही पुलिस ने मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, वैसे ही वो देखेगी कि मुकदमा किस नेचर का है। मुकदमा अगर सम्मन केस है तो सम्मन भेजेगी, अगर वारंट केस है तो वो सम्मन भी भेज सकती है और वारंट भी भेज सकती है, जैसा उसको ठीक लगे। ठीक है, और अगर मुकदमा कैसा भी हो, नेचर कैसा भी हो, जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट नहीं आ जाती तब तक ना ही सम्मन भेजा जाएगा और ना ही वारंट भेजा जाएगा। ठीक है, इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी सम्मन वारंट इश्यूड एंड शैल बी अकम्पनीड। अगर कंप्लेंट से, मैंने बताया ना कि कोई भी प्रोसीडिंग होगी वो आके कहां मिली है, वो आके कहां मिला है, यहीं पे आके मिल गया, यहीं से प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो वही चीज कह रहा है कि अगर कंप्लेंट से प्रोसीडिंग शुरू हुई है, तो 223 में किसी ने आके कंप्लेंट की, एफआईआर और एनसीआर नहीं कराया, मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन कराई है, उस सिनेरियो में क्या होगा
कि जो कंप्लेंट की कॉपी है वो भी सम्मन और वारंट के साथ लगा के भेजी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब ये जो चौथा पॉइंट है उसमें सीधे सीधे ये लिखा है कि कोई फीस, जिसको एक कोर्ट फी एक्ट है, जानते हो उसके बारे में? कोर्ट फी एक्ट है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आता है, ठीक है। कोर्ट फी एक्ट कि किस मुकदमे में कितनी फीस लगेगी, कैसे आप कोर्ट फीस किस किस सिनेरियो में कोर्ट फीस कितनी कितनी होती है। तो वही चीज वो क्लॉज 4 में कह रहा है, इश्यू ऑफ प्रोसेस के कह रहा है कि अगर कोई भी फीस पेबल थी, जो कि फीस वादी को या कंप्लेनेंट को देनी थी और उसने नहीं दी है, तब भी ये इश्यू ऑफ प्रोसेस शुरू नहीं किया जाएगा। क्या लिखा है? When by any law for the time being enforced any process fee or other fees payable, no process shall be issued until the fees are paid. If such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint. अगर कंप्लेंट कर रहा है और कंप्लेंट में कोई फीस सबमिट करनी थी और फीस उसने सबमिट नहीं की है, तब फिर वो प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। कंप्लेंट केस की बात है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लेंट के मामले में साफ साफ लिखा है डिसमिस द कंप्लेंट, और अगर रीजनेबल टाइम में उसने फुलफिल नहीं किया, नहीं कोर्ट फीस दी, तो फिर कंप्लेंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? और एक चीज और कह दिया, नथिंग इन सेक्शन शैल बी इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। देखो कह दिया कि अगर लड़ाई होगी सेक्शन 90 और सेक्शन 227 के बीच में, तो जीतेगा कौन? 90। कहने का मतलब साफ साफ लिख दिया कि अगर लड़ाई हुई 90 और 227 के बीच में, तो जीतेगा 90। और 90 में क्या लिखा है? 90 में ये चीज लिखी है कि जिस भी कोर्ट के पास पावर है सम्मन भेजने की, अगर उसको लगता है तो इन हिज डिस्क्रिप्शन वो वारंट भी भेज सकता है सम्मन की जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज मैंने जब मैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस पढ़ा रहा था, तब मैं बता रहा था कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहले सम्मन भेज के ही वारंट भेजा जाए, सम्मन ना भेज के डायरेक्ट वारंट भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहां लिखा है? ये सेक्शन 90 में। और साफ साफ बोला कि जो ऊपर बात कही गई है ना कि सम्मन केस में शैल वर्ड का इस्तेमाल किया गया, सम्मन केस में सिर्फ और सिर्फ सम्मन भेजेगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये बात कह दी गई कि ऐसा है कि लड़ाई अगर 227 और 90 के बीच में है, तो 90 की बात मानी जाएगी। और 90 में साफ साफ लिखा है कि जो भी इंपावर्ड है सम्मन भेजने के लिए, वो वारंट भी भेज सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये जो इश्यू ऑफ प्रोसेस है, समझ में आया? इश्यू ऑफ प्रोसेस को फिर से अगर मैं कंपाइल करूं, तो इश्यू ऑफ प्रोसेस में सीधे से अगर मेंस की आंसर राइटिंग होती है और आपसे कंप्लेंट की प्रोसीडिंग पूछता है, तो आप 223 से लेकर 227 तक लिखेंगे पूरा, एक एक सेक्शन, ठीक है। बिना उसके एक एक कहीं ना कहीं आप लैग कर गए, इसका मतलब, क्योंकि वो एक एक सेक्शन उसमें कंपलसरी है। जैसे इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ सेक्शन को हमने बहुत फोकस नहीं किया, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट में ये सारे, क्योंकि कुछ लोग करते हैं इश्यू ऑफ प्रोसेस को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में दिया है, ठीक है। तो लेकिन इश्यू ऑफ प्रोसेस भी आप लिखेंगे उसमें, ठीक है। और इश्यू ऑफ प्रोसेस में क्या है सीधा सीधा कि इश्यू ऑफ प्रोसेस में क्या है सीधा सीधा कि या तो सम्मन पहले तो जैसे ही संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद वो सबसे पहले क्या देखेगा? नेचर देखेगा। नेचर देखा, सम्मन केस, सम्मन भेजेगा। वारंट देखा तो वारंट भेजेगा, मेड वर्ड इस्तेमाल किया है, वारंट भेजेगा, चाहे तो सम्मन भेजेगा। लेकिन ये जो सम्मन और वारंट भेजने का जो ये तरीका इसमें दिया गया है, वो तब तक नहीं भेजेगा जब तक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस उसके सामने नहीं जा जाती। दूसरी चीज, अगर कंप्लेंट पे उसने संज्ञान लिया है, तो कंप्लेंट की एक कॉपी भी सम्मन और वारंट के साथ जाएगी। और कंप्लेंट केस में अगर किसी भी तरीके की कोई फीस पे करने की बात कही गई है, किसी भी कानून के द्वारा कहा गया है कि इसमें फीस लगनी है, तो अगर वो फीस नहीं पे होगी, तो फिर यहां पे वो डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को विद इन रीजनेबल टाइम, अगर नहीं। दूसरी चीज, लड़ाई की बात कही कि लड़ाई हो रही है 227 और 90 में, तो जीतेगा कौन? 90, ठीक। तो ये इतनी सी बात है, समझ में आया? 227 इश्यू ऑफ प्रोसेस। फिर पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकता है मैजिस्ट्रेट। पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकता है कि जो हम इश्यू ऑफ प्रोसेस में देख रहे हैं ना, वारंट और सम्मन क्यों भेजा जा रहा है? कि उसको अपने सामने बुलाने के लिए। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो छोड़ सकता है कि चलो तुम खुद मत आओ। डिस्पेंस कर रहा है, साफ साफ क्या लिखा है? मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, कि जो अक्यूज्ड है उसको कह सकता है कि चलो तुम खुद मत आओ, उसको छूट दे सकता है। डिस्पेंस मतलब छूट देना,
छूट देना, किस चीज के लिए? पर्सनल अटेंडेंस की उसको छूट दे सकता है मैजिस्ट्रेट। और पर्सनल अटेंडेंस की बात कहां कर रहे हैं हम लोग? इशू ऑफ प्रोसेस। क्यों कर रहे हैं इशू ऑफ प्रोसेस? को बुलाने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। कब करेगा? देखो कि whenever a magistrate issue a summon, he may, if he see reason so to dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his advocate। कह देगा कि तुम खुद सम्मन जब भेजेगा, तब की बात कह रहा है। एक चीज विशेष ध्यान देंगे, सम्मन जब भेजेगा तब भी डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस, ठीक है। But the magistrate inquiring into or trying the case may in his decision at any stage of the proceeding direct the personal attendance of the if necessary enforce such a। देखो कहने का मतलब यह है कि अगर सम्मन भेज रहा है, सम्मन भेज रहा है तो इसका मतलब कि वो मैजिस्ट्रेट के मन में ऐसा है कि अगर मैं सम्मन भेजूंगा तो ये जो एक्यूज है वो आ जाएगा, ठीक है। या तो सम्मन केस है, सम्मन केस में वहां सम्मन भेजने की बात कही गई है, ठीक है। और वारंट केस में बोला गया कि आप अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो सम्मन भेज सकता है। तो कहने का मतलब वारंट केस में तब सम्मन भेजा जाता है जब मजिस्ट्रेट को ये लग रहा होगा कि अगर हम सम्मन भेजेंगे तो ये अपीयरेंस दे देगा। या तो फिर वो केस कैसा हो? सम्मन केस हो, बहुत ज्यादा हीनियस ऑफेंस नहीं है, 2 साल से कम की सजा है। तो इन सारे केसों में वो पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकता है कि सम्मन जब भी भेजा जाएगा तो डिस्पेंस कर देगा कि ऐसा है कि चलो ठीक है तुम खुद मत आओ, लेकिन भाई एडवोकेट आप जो है प्रेजेंट, आपका वकील प्रेजेंट होना चाहिए, चलिए आप मत प्रेजेंट होइए, कोई बात नहीं। और लेकिन अगर एक बार उसने कह दिया ऐसा कि चलिए आप मत प्रेजेंट होइए, आपका वकील आपके बिहाफ पे आपकी बातें रख लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने एक बार कह दिया तो ये जरूरी नहीं है कि वो आगे दोबारा उसको बुला नहीं सकता। वो क्लॉज 2 में लिखा है कि जब भी उसको ठीक लगेगा, जब भी उसको लगेगा कि ऐसा है कि इसको बुलाना चाहिए, जरूरी है उसको बुलाना, तो साफ साफ कह देगा कि ऐसा है आओ। और अगर वो नहीं आएगा तो साफ साफ लिखा है हियर इन बिफोर। हियर इन बिफोर का मतलब क्या होता है? इससे पहले। इससे पहले कहां प्रोवाइडेड है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में, कि वो मजिस्ट्रेट अगर वो नहीं आएगा तो उसको कंपेल भी कर सकता है कि आओ कोर्ट के समक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? हाँ हाँ तो कह नहीं भेज सकता साफ साफ, इसीलिए तो लिखा कि इन द मैनर हियर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। कर सकता है। देखो चाहे तुम यहां को इसको लगा लो और चाहे तो सेक्शन 90 में पढ़ लो। सेक्शन 90 में ही साफ साफ ये बात कही गई कि जो सम्मन भेज सकता है वो वारंट भी भेज सकता है, साफ साफ कह दिया। और वो जो सम्मन केस वाली बात है उसी को निगेट करने के लिए यहां पे ये लाइन लिखी है। वहां पे लिखा है ना कि सम्मन केस में शैल वर्ड है कि सम्मन भेजेगा, तो सेक्शन 90। और फिर मैंने फिर क्या बात कही कि अगर लड़ाई होगी 90 और 27 में 90 जीतेगा, और 90 में क्या बात लिखी है कि जो सम्मन भेजने के लिए वो एम्पावर है वो कभी भी वारंट भी भेज सकता है। तो ये बड़ा वेब है, बड़ा मकड़ी का जाल है। अब एक एक करके इसको एक एक धागा जो समझो, समझ आ रहा है? ठीक, ये चीज पूरा 228 समझ में आया? ठीक, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। देखो इसमें ये पिटी ऑफेंसेस की बात कही गई। पिटी ऑफेंसेस में सीधे कहा गया कि पिटी ऑफेंसेस वो छोटे ऑफेंसेस जिसमें जुर्माना 5000 से ऊपर नहीं है, तो उन केसेस की बात कही गई। कहा कि उन केसेस में पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है। अगर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, अगर जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, तो वो बाय हिज एडवोकेट क्या कहते हैं अपना जुर्माना भेज दे और अपनी गिल्टी प्लीड कर ले, कोई उसको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे केसेस में? पेटी ऑफेंसेस। और पेटी ऑफेंसेस को क्या बोला यहां पे? पेटी ऑफेंसेस वो जिसमें जुर्माना 5000 से कम है। और एक्सप्लेनेशन में भी बताया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंसेस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज, जो बात मैंने आपसे कही, with or but does not include any offense so punishable under the MV Act or any other law which provides for convicting the accused person in his absence on the plea of guilt। क्या कह रहा है कि पहले तो बोला कि पिटी ऑफेंसेस, इसमें जिसमें ये जो पिटी ऑफेंसेस की बात कही गई वो पिटी ऑफेंसेस कैसे होंगे? जिसमें 5000 से ज्यादा जुर्माना नहीं होगा।
दूसरी चीज, एमवी एक्ट के तहत अगर कोई मामला है तो वो पेटी ऑफेंसेस में नहीं आएगा। ठीक, दूसरी चीज कही कि अगर किसी दूसरे लॉ में ये बात कही गई है कि गिल्टी अगर कोई प्लीड करता है तो उसको हम कन्विक्ट करेंगे, उसका अलग से प्रोसीजर दिया है, तो वहां पे भी पेटी ऑफेंसेस के एम्बिट में वो कानून की कोई धारा नहीं आएगी। समझ में आया? ठीक, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो ये इतना, ये पहले ये समझ में आया कि नहीं कि पेटी ऑफेंस का मतलब क्या है, ये क्लॉज 2 में बताया है। ठीक, और पेटी ऑफेंसेस में सबसे मेन जो चीज आपको याद रखनी है कि 5,000 से कम रहना चाहिए, उसी में उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस की जाएगी। ठीक, अब देखो, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पेटी ऑफेंस दैट द केस में बी समरली डिस्पोज्ड अंडर 283 और 84। देखो 283 से लेके 288 तक ये समरी ट्रायल है। अरे हाँ, समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल है। ठीक, समरी ट्रायल में सजा आप 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, समरी ट्रायल उन्हीं मुकदमों का होगा जिनमें सजा ही 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो। उसके बाद अब देखो कि पेटी ऑफेंसेस पहले ही समझ में आ गया कि बड़ा छोटा अपराध है, 3 महीने से समझ ज्यादा सजा ही नहीं हो सकती। तो अगर मजिस्ट्रेट को ये देख के लग रहा है कि ये तो समरी ट्रायल इसमें चलेगा, ठीक है, कोई पेटी ऑफेंस है, द मजिस्ट्रेट शैल टेक एक्सेप्ट वेयर इज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ द कंट्रेरी ओपिनियन। कहने का मतलब कि अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 229 में, इसके अलावा हट के कोई काम करना चाहिए, तो रीजन इन रिकॉर्डेड इन राइटिंग लिख के अपना रीजन रिकॉर्ड करेगा। इश्यू सम्मन टू द एक्यूज्ड रिक्वायरिंग हिम ईदर टू अपीयर इन पर्सन और बाय एन एडवोकेट बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, और इफ ही डिजायर टू प्लीड गिल्टी to the charge without appearing before the magistrate, to transmit before the specified date by the post or by the messenger to the magistrate the said plea in writing and amount of fine specified in the summon। पहले तो इतना समझते हैं कि अगर कोई मुकदमा है जो 283 और 284 मतलब कि समरी ट्रायल की तरह उसका किया जा सकता है, कहने मतलब बहुत छोटा मुकदमा है, मजिस्ट्रेट को के सामने आया। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट सम्मन भेजेगा, सम्मन भेजेगा, कहेगा कि या तो तुम इस डेट को खुद अपीयर हो जाओ या बाई और एडवोकेट अपीयर हो जाओ। ठीक, या तो अगर तुम गिल्टी प्लीड करना चाहते हो कि मतलब तुम अपना गुनाह मान रहे हो, कबूल कर रहे हो कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा गुनाह किया है, तो जो फाइन है इन राइटिंग आप अपने गिल्टी प्लीड कर लीजिए, प्लस उस फाइन का अमाउंट हमारे पास भिजवा दीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं। लेकिन ये प्रोविजन एमवी एक्ट पे नहीं लगेगा, ये साफ साफ अभी हमने नीचे देख लिया है। ठीक है, ये एमवी एक्ट पे नहीं लगेगा। ठीक, और इफ ही डिजायर्स टू अपीयर बाय एन एडवोकेट एंड टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज थ्रू सच एडवोकेट टू ऑथराइज इन राइटिंग द एडवोकेट टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑन हिज बिहाफ एंड टू पे द फाइन थ्रू सच एडवोकेट। अगर वो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता तो बस वो एडवोकेट को जो है बोल दे, एडवोकेट ही उसके बिहाफ पे फाइन कर देगा, एडवोकेट ही राइटिंग में गिल्टी प्लीड कर लेगा। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अब ये जो है प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज, फाइन की सीधे सीधे, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बोला कि कंपाउंडिंग 359 में हमने क्या पढ़ा है? 359 में क्या पढ़ा है? कंपाउंडेबल ऑफेंस कि किस किस धारा में टेबल, 2 टेबल थी, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, किन किन धाराओं का हम समझौता कर सकते हैं और उस समझौते का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? एक्विटल होगा। ठीक है, तो वही चीज कहा है कि अगर कोई कंपाउंडिंग ऑफेंसेस जो उसमें दिए हैं टेबल में, अगर स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है तो उसको भी आप ऐसे ही क्या कहते हैं, उसमें भी आप डिस्पेंस कर सकते हैं। वही सारी चीजें आपके प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बस इतना ध्यान रखिएगा। पिटी ऑफेंसेस का जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि 5,000 से ज्यादा नहीं रहेगा। ये आप पहले 1,000 था, सीआरपीसी में 1,000 था पहले। ठीक है, इस सेक्शन को मैं बहुत बताता था, ये 207 में भी था, 207 सीआरपीसी में था। क्यों बताता था? क्यों ये सेक्शन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है? एफआईआर का जिक्र यहां हुआ है, एफआईआर का जिक्र हुआ है यहां पे, समझ रहे हैं? एफआईआर का जिक्र हुआ है यहां पे। ठीक,
देखो ये जो सेक्शन 230 है, ये सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड। जो चीज विशेष इसमें ध्यान देनी है उसको मैं आप लोगों को पॉइंट करूंगा, उस पर विशेष ध्यान करेंगे। ठीक, देखो पहली चीज तो आप सीधे सीधे सेक्शन नंबर रखिए। एफआईआर कहां मेंशन है? 230 में। ये सेक्शन नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, और ये हेडिंग क्या है इसमें? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। और कब सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट वो देखिए, देखो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट 231 में भी है। ठीक है, 231 में भी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट है। कैसे कैसे क्या क्या है देखते हैं। हाँ देखो, तो हाँ डॉक्यूमेंट कैसे कह सकते हैं, कॉपी, किसी भी चीज की कॉपी डॉक्यूमेंट में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट कब? जब पुलिस रिपोर्ट पे प्रोसीडिंग शुरू हुई हो। और अगर पुलिस रिपोर्ट पे प्रोसीडिंग शुरू हुई होगी तो शुरुआत कहां से हुई होगी मुझे बताएं? हाँ, एफआईआर से, है ना? एनसीआर से कुछ और? अरे एफआईआर से भी हो सकती है और एनसीआर से भी हो सकती है मेरे भाई। पुलिस रिपोर्ट तो एफआईआर और एनसीआर दोनों की हो सकती है ना। पुलिस रिपोर्ट तो एफआईआर और एनसीआर की दोनों हो सकती है। मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं, एफआईआर 173 में हुई, एनसीआर 174 में हुई, 174 परमिशन मिल गई तो फिर यहां जुड़ गया, सब कुछ सेम हो गया। बस एक ही चीज नहीं सेम होगी, आरएफ की पावर नहीं मिलेगी, बस बाकी तो सेम हो गया। तो पुलिस रिपोर्ट तो एफआईआर में भी आ सकती है और एनसीआर में भी आ सकती है। ठीक है, तो यहां पे तीन तरीके से प्रोसीडिंग शुरू होती है और दो तरीके से जो प्रोसीडिंग शुरू हो रही है उसमें सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कह रहा है एफआईआर और एनसीआर दोनों में। ठीक है, देखो in any case where the proceeding has been instituted on a police report, the magistrate shall without delay। अगर shall without delay हम कहते हैं तो यहां पे हम एक वर्ड और इसकी जगह रिप्लेस करके फोर्थविथ कर सकते थे, तुरंत। कहने का मतलब यही है ना कि shall without delay, तो कहने का मतलब तुरंत। ठीक, एंड इन नो केस बियॉन्ड 14 डेज, और किसी भी सूरत में, इन नो केस किसी भी सूरत में 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज। दो शब्द इस्तेमाल हुआ, प्रोडक्शन और अपीयरेंस। या तो पुलिस पकड़ के लाई हो या तो वो खुद अपीयर हो गया हो। ठीक, फर्निश टू द एक्यूज एंड द विक्टिम इफ रिप्रेजेंटेड बाय द एक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कॉपी दी जाएगी ये विक्टिम और एक्यूज्ड को दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। पहली चीज ध्यान रखें। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे जब कोई भी मुकदमा शुरू हुआ होगा तो विक्टिम और एक्यूज्ड को ये सारी कॉपीज कौन कौन सी देखते हैं अभी, ये सारी कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। लेकिन अगर एक्यूज्ड को तो जिस दिन वो सामने आया है मजिस्ट्रेट के, किसी भी सूरत में 14 दिन के अंदर अंदर ही दे देगा, 14 दिन के अंदर अंदर ही दे देगा। ये टाइमलाइन दिमाग में रखिएगा, पूछी जा सकती है कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन हाउ मेनी डेज होना चाहिए? 14 डेज होना चाहिए। ये टाइमलाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। क्या क्या कॉपी देगा? पुलिस रिपोर्ट देगा, पुलिस रिपोर्ट में क्या देगा? पुलिस रिपोर्ट में एफआईआर एनसीआर कॉपी देगा। अरे पुलिस रिपोर्ट में देगा, चार्जशीट देगा या फाइनल रिपोर्ट देगा, वहां एफआईआर एनसीआर कॉपी कहां से दे देगा? ठीक है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर 173 की जो रिपोर्ट रिकॉर्ड हुई है 173 में, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है 173 में, देखो यही साफ साफ लिखा है एफआईआर। यहां पे क्या है? एफआईआर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी भी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 180 ऑफ ऑल पर्सन whom the prosecution proposes to examine as witnesses। मैंने अभी इसका जिक्र किया था कुछ देर पहले कि 183 में रिड्यूस इन राइटिंग करता है, वही चीज यहां पे कह रहा है कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए गए हैं 183 में उन सभी लोगों के ऑफ ऑल पर्सन whom the prosecution proposes to examine as a witness, जिनको अपना
प्रोसिक्यूशन में गवाह, कहने का मतलब कि एक्यूज्ड के खिलाफ जो जो गवाही देने वाले हैं और प्रोसिक्यूशन के फेवर में जो जो लोग गवाही देने वाले हैं उनके क्या क्या बयान हैं, वो सारी चीजें एक्यूज्ड को मिलेगी। ठीक है। एक्सक्लूडिंग देयर फ्रॉम पार्ट इन रिगार्ड टू विच अ रिक्वेस्ट फॉर सच एक्सक्लूजन हैव बीन मेड बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 7। देखो ये जो इसको हम लोगों ने उस समय नहीं देखा था। 193 का जो सब क्लॉज 7 है उसमें ये बात कही गई है कि पुलिस रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट से, कहता है कि ऐसा है कि ये चीज आप हटा दीजिए, ये चीज हटा के, किस लिए हटा दीजिए, एक्यूज्ड को मत दीजिए। ठीक है, कि एक्यूज्ड को ये सारी चीजें ना प्रोवाइड कराइए, ना दीजिए। तो अगर कोई रिक्वेस्ट ऐसी करता है तो वो चीज मजिस्ट्रेट हटा सकता है, उसका डिस्क्रिशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और कन्फेशन स्टेटमेंट्स, अगर कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई कन्फेशन या कोई बयान करवाया है पुलिस ने तो उसकी भी कॉपी देगा। ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट रेलेवेंट 193 और 193 के 6 में हमने पढ़ा था, इसको हम लोग देखे थे कि जो भी डॉक्यूमेंट जो भी रेलेवेंट हो, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, कोई एप्लीकेशन लगाया है किसी ने, कोई मेडिकल लगाया है, हैंडीकैप का लगाया है, बीमारी का लगाया है, बहुत सारी चीजें, जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा वो सारे डॉक्यूमेंट जो है मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, क्या क्या देगा, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, 180 के बयान की कॉपी, फिर 183 में अगर कोई बयान कराया गया है तो उसकी कॉपी, या कोई कन्फेशन है तो उसकी कॉपी, या तो कोई दूसरा, इसको भी याद कर लीजिएगा, या तो कोई डॉक्यूमेंट है जो कि रेलेवेंट है मुकदमे के लिए, बड़ा जरूरी है, वो डॉक्यूमेंट भी देगा। ठीक, और हटाएगा क्या क्या, जो पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि ऐसा है, ये चीजें एक्यूज्ड को ना दी जाएं, तो अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कि चलो ना देना, जस्टिस डिनाई नहीं हो रहा है, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए एक्यूज्ड के साथ। ठीक है, उसको लग रहा है कि जो भी है, जैसे भी हो, अपने जुडिशियल माइंड लगा कि अगर उसको, उस पर डिस्क्रिप्शन है, उसकी पावर है, जज साहब की पावर है ये। ठीक है, वो चाहे दे और चाहे ना दे, पुलिस के रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस रिक्वेस्ट करती है तो उस पर वो गौर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। अब यही प्रोवाइजो में लिख दिया है कि आफ्टर पर यूजिंग, इसका कोई मतलब बता दे, मैगी खिलाऊंगा, पर यूजिंग, परसुइंग नहीं है ये, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब यही है, टू रीड वेरी डीपली। ये एग्जैक्ट तो मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि उसको बड़ी सावधानी से पूरा, बड़ा डीपली उसको एनालाइज करेगा, पढ़ेगा। किसको पढ़ेगा, जो पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि इस चीज को एक्यूज्ड को ना दिया जाए। ठीक है, तो वो चीज एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को ये चीज ना दी जाए, उस चीज को बहुत गहन अध्ययन करेगा, उस चीज को बड़ी केयरफुली रीड करेगा, और पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद उसको क्या करेगा, अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो रोक लेगा, नहीं देगा, और अगर उसको लगता है कि अरे रोकने की कोई जरूरत नहीं है तो वो दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, फिर ये आखिरी चीज कि अगर provided further that if the magistrate is satisfied that any such document is voluminous मतलब बहुत बड़ा है, सीबीआई यूबीआई चार्जशीट फाइल कर देती है कम से कम 10,000 पन्नों की। ठीक है, अब वो इतना बड़ा है, कैसे उसको फोटो कॉपी कराते कराते थक जाएगा। पहले ये प्रोविजन नहीं था, कौन सा, कहां चला गया, ये may furnish the copies through electronic means, ये नहीं था। तो इसमें पहले क्या करते थे कि अगर वॉल्यूमिनस है तो बुला लेते कि इन पर्सन आके आप यहां पे ही आप बैठ के इसको पूरा पढ़ डालिए, एनालाइज करिए, आप खुद ही पढ़ डालिए। लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के तहत भेजा जा सकता है। वॉल्यूमिनस है तो अब उसकी कॉपी तो दी नहीं जा सकती, कॉपी नहीं दी। पुलिस रिपोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है, मान लो 10,000 पन्ने की हो गई चार्जशीट फाइल, कहां से दे देगा 2,000 पन्ने कॉपी। तो वहां वॉल्यूमिनस है, बहुत ज्यादा है, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देगा। ठीक है,
अब पहले ऐसा नहीं था, सॉफ्ट कॉपी भेजने का कोई प्रोविजन था, अब हो गया, ठीक, सॉफ्ट कॉपी भेज देगा। दूसरी चीज, या तो कह देगा ऐसा है, आप आके यही एनालाइज कर लीजिए, पढ़ डालिए, दो चीज करेगा, ठीक है। अब एक प्रोवाइजो और जोड़ दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो हमने 5 तरीके के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे ना, क्या 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 था, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, 180 का बयान, 183 का बयान, प्लस कन्फेशन 183 में, ठीक। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी रेलेवेंट था, 5 चीजें, ठीक। तो अगर इन सबको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, किसी शब्द में दिक्कत, कहीं कोई समस्या, क्लियर है। बढ़े आगे, 231। अब यहां पे क्या लिखा है, वेयर इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है, कंप्लेंट, कंप्लेंट। देखो ये सब बहुत दुष्ट लोग हैं, इनको जो है सीधे सीधे यहां कंप्लेंट नहीं लिख सकते, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अरे क्या मतलब भाई, एक शब्द में लिख देते कंप्लेंट, हाँ कंप्लेंट। तो ये जो है गड़बड़ करते हैं लोग। वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कहने का मतलब, ये इसका मतलब है यहां पे, यहां इसका मतलब है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट मतलब कि कंप्लेंट, कंप्लेंट, ठीक। इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस अंडर 227 दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल exclusively by the court of session. The magistrate shall forthwith furnish the accused free of cost a copy of each of the following. जो कंप्लेंट सामने आई है मैजिस्ट्रेट के, वो मैजिस्ट्रेट को तुरंत लग रहा है कि अरे यार ये तो ट्रायल जो इसका होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगा, तो वो क्या क्या तुरंत उसको फर्निश करेगा, क्या क्या देगा एक्यूज को। और देखो यहां पे विक्टिम की बात नहीं कही गई, पिछले उसमें क्या था कि विक्टिम को भी देगा और एक्यूज को भी देगा, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूज की बात कही है कि एक्यूज को देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या देगा, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 223 का बयान, जहां पे मैंने पढ़ाया था कि कंप्लेंट फाइल हुई, लिखित में फाइल हुई, अगर लिखित में नहीं हुई तो रिड्यूस इन राइटिंग होगी, ओरल होगा, साइन होगा, सबका उसमें साइन होगा, ठीक। एग्जामिनेशन 223, जिसको हम लोग 200 का बयान कहते थे, वो 223 का बयान, ठीक है। और सेक्शन 225 क्या था, पोस्टपोन्मेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस था। उसमें मैंने कहा था कि मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी करेगा या तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगा। अगर मजिस्ट्रेट ने खुद इंक्वायरी करी है, उसने कोई स्टेटमेंट पाया है, तो वो दोनों स्टेटमेंट वो ऑल पर्सन एग्जामिन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एग्जामिन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। 223 में जो उसने एग्जामिनेशन किया है उसके बयान, और 225 में जो उसने इंक्वायरी, ड्यूरिंग दैट इंक्वायरी अगर कोई एग्जामिनेशन किया है किसी भी आदमी का तो उसका बयान, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर 180। मुझे कोई अगर ये बता दे आप में से कि 180 और 183 का यहां कैसे रोल आ गया तो मैं मान जाऊं। नहीं, कहां कंप्लेंट का केस है, पुलिस रिकॉर्ड करती है 180 को, कहां से आ गया यहां पे मामला। हाँ हाँ सही, हाँ सही कह रहे हैं। मैंने बताया था पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 225 में, बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने वहां बताया था कि मैंने क्या बताया था, मैंने कहा 223 में कब हुआ तो या तो रिटर्न कर देगा 224 में, ठीक, या तो 225 में जो है पोस्टपोन कर देगा, या तो 226 में डिसमिसल कर देगा, या तो 227 में इसको प्रोसेस कर देगा। तो जब पोस्टपोनमेंट करेगा तो पोस्टपोनमेंट, मैंने बताया कि पोस्टपोनमेंट में और तथ्य चाहिए उसको, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं डिसमिस कर दूं कि इशू ऑफ प्रोसेस कर दूं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो उसको जब डिसाइड करने के लिए वो कहां जाता है, 225 में। और 225 में जब वो डिसाइड करने जाता है तो मैंने अभी 225 में क्या बताया कि या तो वो इंक्वायरी करेगा, या तो वो खुद इंक्वायरी कर लेगा, या तो वो सीधे इन्वेस्टिगेशन दे देगा। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए देगा वैसे ही हमारा चैप्टर
इन्वेस्टिगेशन लग जाएगा और वहां पे फिर पुलिस का रोल आएगा और पुलिस वहां पे 180 और 183 के बयान और कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकती है। तो वही चीज दोनों प्रोविजन इसीलिए डाला कि अगर मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी कर रहा होगा तो फिर सिर्फ ये लगेगा, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए कर दिया तो ये लगेगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वहां पे कंप्लेंट फाइल हुई, उसको और तथ्य चाहिए, और तथ्य ढूंढने के लिए या तो खुद इंक्वायरी करने लगेगा। तो अगर खुद इंक्वायरी कर रहा है तो उसने इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई तो फिर ये सेकेंड वाला ये जो पॉइंट है ये कहां आएगा? ठीक, इंक्वायरी नहीं कराई, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, वो खुद इंक्वायरी करने लगा तो यहां की जो बयान की कॉपी होगी वो जाएगी। और अगर उसने इंक्वायरी नहीं की, उसने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया तो इंक्वायरी नहीं की तो इसकी कॉपी का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, वजूद ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी है वो तो एक अलग चीज, सिनेरियो, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा वो चीज, लेकिन जो कानून लिखा है उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो क्लॉज 3 देखो, एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, कि कोई दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ गया, कोरॉबरेट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आ गया जिस पे प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि हम इसको एज एविडेंस प्रूव करेंगे, हम रिलाई कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की सच्चाई पे, तो वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी एक्यूज्ड को देगा। कौन देगा? मैजिस्ट्रेट देगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? किस केस में देगा? कंप्लेंट में। कंप्लेंट की प्रोसीडिंग में कौन कौन सी कॉपी की बात कही? 223, 225 और फिर 80 और 83 और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ऑन विच प्रोसिक्यूशन रिलाइज। तीन ही तरीके के डॉक्यूमेंट यहां पे एक्यूज्ड, और सिर्फ यहां पे क्या है? एक्यूज्ड को दे रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड को दिया जा रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट, वही चीज सेम और सेम की वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा है, तो instead of punishing the accused, that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in the court। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दिया जा सकता है। ठीक, समझ में आया? अब आते हैं अपने सबसे, देखो 232 को कहते हैं हम लोग, 232 में कमिटल ऑफ केस के बारे में बात कही गई है, या तो आप कमिटल प्रोसीडिंग कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, 233 में आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन। 233 को आप कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ केस। आप इसको याद कर लीजिए कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि कंसोलिडेशन ऑफ केस कहां मेंशन है, 233, कमिटल ऑफ केस कहां मेंशन है, 232। ठीक, इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक, देखो, when in a case instituted on a police report or otherwise, कहने का मतलब सारी तरीके की, चाहे पुलिस रिपोर्ट से हो, चाहे कंप्लेन से, चाहे जैसे। ठीक, the accused appears or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offense is triable exclusively by the court of session। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने लाया, ठीक है, मजिस्ट्रेट को लगा कि अब यहां पे जो ऑफेंस है वो ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है। ठीक, तो क्या है? कमिटल कर देगा। कमिट कर देगा मतलब अपने से सुपीरियर अथॉरिटी को, मैंने क्या बोला कि लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी, कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 231 और 230, कि अगर रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पे होगा तो 230, अगर वो कंप्लेंट पे होगा तो 231। ठीक, समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट सप्लाई कर देगा एक्यूज्ड को। ठीक, और उसके बाद क्या करेगा? फिर उसको कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू बेल, रिमांड एंड एक्यूज्ड टू द अंटिल कमिटमेंट हैज बीन मेड, कि जब तक कमिटमेंट की प्रोसीडिंग नहीं हुई है तब तक वो चाहे बेल दे दे, चाहे रिमांड में दे दे। रिमांड मतलब पुलिस कस्टडी, रिमांड मतलब पुलिस कस्टडी, कि वो कह रहा है कि चाहे जब तक कमिटमेंट, देखो यहां पे दोनों में अभी तुम लोग हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ, इस लाइन में और इस उसमें, तो यहां पे जब तक कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की बात कर रहा है और यहां जब तक कमिटमेंट ना हो जाए तब तक की बात कर रहा है। कमिटमेंट कहने का मतलब कमिटल मतलब कि लोअर से हायर सारी चीजें ना भेज दे। तो पहले तो इसमें बोला कि 230 और 31 के प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए उसके बाद भेज देगा कहां?
कोर्ट ऑफ सेशन के पास। और जब तक ये प्रोसेस भेजने की चला रहा है, वो 230 और 31 की प्रोसेस में, ऐसा थोड़ा है कि दिन में सब कुछ कर देगा। जब तक वो नहीं कर रहा है तब तक वो चाहे रिमांड पे भेज दे, चाहे बेल दे दे, चाहे जो भी प्रोविजन में जो भी कर दे। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू बेल रिमांड द एक्यूज्ड टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। क्या कह रहा है कि जब तक ट्रायल में कंक्लूड हो जाए तब तक के लिए भी वो भेज सकता है। ठीक, सेंड टू द कोर्ट। अब क्या क्या भेजेगा? कोर्ट ऑफ सेशन को मैजिस्ट्रेट क्या क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? सेंड करेगा क्या क्या? सेंड करेगा क्या क्या? साफ साफ लिखा है, टू द रिकॉर्ड ऑफ द केस। ठीक ठीक, रिकॉर्ड ऑफ द केस प्लस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल भी शायद शब्द इस्तेमाल, एंड आर्टिकल्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल्स जोड़ लो। ठीक, और एक चीज प्लस ये एक देखो, मजिस्ट्रेट कमिटल में करता क्या है एक्चुअली में, कब करेगा कमिटल वो तो बता दिया कि 230 और 31 के बाद कमिटल करेगा। पहले सप्लाई करेगा डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद कमिटल करेगा। ठीक, और जो कमिटल करेगा उसमें करता क्या है, मतलब इसको भेजता है और इसके प्लस में एक नोटिस भेजता है। किसको? नोटिस टू द पीपी कि ऐसा है। क्योंकि पीपी को क्यों भेजता है? क्योंकि इसकी कोर्ट में एपीपी ट्रायल चलाएगा और सेशन में पीपी चलाएगा, तो उस पीपी को भेजेगा कि ऐसा भैया तैयार हो जाओ, हम दे रहे हैं मुकदमा, भेज रहे हैं उधर तुम्हारी कोर्ट में, अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। इसके लिए वो उसको नोटिस भी भेजेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? क्लियर है मामला? समझ में आया कि नहीं? है कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी शब्द में, कहीं कोई प्रोविजन में? ठीक, अब देखो ये प्रोवाइजो में क्या दे दिया है, देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट हाँ, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 से 180 दिन के अंदर कमिटल हो जाना चाहिए। कमिटल की प्रोसीडिंग, इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक इससे इंपॉर्टेंट 14 दिन वाला क्या है? 14 दिन। एक्यूज जैसे ही इज प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट और अपीयर्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, from that date 14 counting of 14 days will be done and supply of document must be done within those 14 days। ठीक, समझ आ रहा है? वही चीज यहां पे कहा, कमिटल पे बार लगाया। कमिटल पे पहले ये बार सीआरपीसी में नहीं था, सीआरपीसी में कमिटल पे बार नहीं था, लेकिन अब कह दिया कि 90 से 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 180 पार नहीं होना चाहिए। समझ नहीं, सुनो, हाँ ठीक है, 90 मैं बता रहा हूं, मेरे कहना गलत नहीं है, 90 से 180 दिन है। ठीक, लेकिन वो कहा कि पहले तो बोला कि 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, हो भी जाना चाहिए 90 दिन के अंदर, लेकिन इसका एक्सटेंशन 180 दिन तक किया जा सकता है, लेकिन 180 के बाद नहीं होना चाहिए। पहले तो बोला कि 90 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। अब नॉट एक्सीडिंग फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मजिस्ट्रेट लिख के दे दे, लिखित में जो है अपना रीजन दे दे कि ऐसा है कि 90 दिन में नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन 180 दिन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या याद रखेंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर कमिटल हो जाना चाहिए, लेकिन 90 दिन को एक्सटेंड करके 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हाँ ये नया है, पहले नहीं था। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय द एक्यूज्ड। अब वही चीज है कि किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन अगर फाइल की गई है, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फाइल की गई, हम बीमार हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, ये सब कुछ भी कोई एप्लीकेशन अगर किसी ने फाइल किया है तो वो एप्लीकेशन भी कमिटल के साथ साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेगा। ठीक है, आगे देखें। समय ज्यादा हो गया क्या? नहीं, देखो ये क्या है सेक्शन,
मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, मैं पूछ रहा हूं इसमें ये क्या है, दरवाजा है, ये क्या है सर, लाइट है, ये क्या है, पंखा है। अरे मैं भी समझ रहा हूं चीज, लेकिन क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ केस। कंसोलिडेशन ऑफ केस का मतलब अब शब्द से ही ये चीज समझ में आ रही है कि पुलिस रिपोर्ट पे मान लो एक ही मुकदमा है, उसके उस पे एफआईआर भी हो गई, उसी पे दूसरा आदमी कंप्लेन लेके भी पहुंच गया। कंपाइल करना, कंसोलिडेट करना, जोड़ देना, ठीक है। वो कहां दिया है कि एक ही मुकदमा था, उसका कोई लेके पहुंच गया, एफआईआर भी करवाया है उस पे, और उसी पे दूसरा आदमी कोई लेके पहुंच गया, कंप्लेन करा रहा है सेम मुकदमे के लिए, ठीक है, समझो। तो अब इस पे क्या होगा, ऐसा तो है कि ये कोर्ट का टाइम नहीं जाया करना चाहिए। कोर्ट का ये माना जाता है कि कोर्ट का टाइम बड़ा कीमती है, जाया ना करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ा कीमती है, ऐसे बताते हैं, भले जज बैठे ना, ठीक है, तो वो बात अलग है। तो वही चीज 233 में कही गई है कि कोर्ट का टाइम कैसे बचाया जाएगा, कि अगर एक ही मुकदमा है उसको दो जगह से प्रोसीड किया जा रहा है तो कैसे बचाया जाए, कंसोलिडेट करके किया जाएगा। कंसोलिडेशन देखो कैसे किया गया है। When in a case instituted otherwise than on police report, hereinafter referred to as a complaint case. ठीक, it is made to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him that an investigation by the police। अच्छा मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पूरी चीज बता दूं। कह रहा है कि कंप्लेंट सामने आई, कंप्लेंट की इंक्वायरी करते समय मजिस्ट्रेट को ये पता चल गया कि साला इसको जो है पुलिस रिपोर्ट भी है, तो इसी मुकदमे पे पुलिस तफ्तीश भी कर रही है, तो अपना काम रोक देगा। अब पुलिस कहेगा ऐसा है तो हमने पुलिस रिपोर्ट लेके आओ, तब देखेंगे क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मजिस्ट्रेट सामने कंप्लेंट आई, कंप्लेंट उसको लगा अरे कंप्लेंट है, और उसी समय उसने इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी जैसे ही शुरू की, देखा कि अरे यार ये तो मामला ऑलरेडी जो है पेंडिंग है, पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पुलिस वाले उसको कह देगा, अपना काम रोक देगा इंक्वायरी से इंक्वायरी, और बोल देगा पुलिस वालों को ऐसा है, लेके आओ देखते हैं क्या मामला है। क्या लेके आओ, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट। अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये चीज चली जानी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन का द एंड हो गया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि पूरी इन्वेस्टिगेशन आप करिए, करके पुलिस रिपोर्ट मेरे पास लेके आइए। ठीक, समझ में आया। ठीक, फिर क्लॉज 2 में आते हैं। इसमें इतनी बात कही गई, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक, क्लॉज 2 में आते हैं। क्लॉज 2 में बोला इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 193, वही पुलिस रिपोर्ट, and on such report cognizance of any offense is taken by the magistrate against any person who is an accused। कहने मतलब कि अब क्या हुआ, पुलिस रिपोर्ट आई, अब पुलिस रिपोर्ट में कंप्लेंट में जिसको आरोपी बनाया गया है वही आरोपी क्या है, पुलिस रिपोर्ट में भी है, एक्यूज। तो क्या करेगा, उसको ऐसे दोनों केस को एक साथ जोड़ देगा और ऐसे चलाएगा जैसे कि वो केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट था। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, कि जैसे चलाएगा क्योंकि केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट था। कहने का मतलब अच्छा प्रोसीजर में अंतर क्या आएगा, अगर ये मान के, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात। मेरी कहने का मतलब ये है कि पहले से ध्यान सुनना, मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट आई एक मुकदमे की, मजिस्ट्रेट उसमें अपना तफ्तीश देख रहा था कि क्या मामला है, कैसे है, अपना इंक्वायरी कर रहा था। तभी तक उसको ये पता चलता है कि यार इसी मामले में पुलिस पे एफआईआर भी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो सबसे पहले अपनी इंक्वायरी रोक देगा और पुलिस से कहेगा कि आप अपनी पूरी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट करिए और उसके बाद जो आप पुलिस रिपोर्ट लेके आएंगे उसको मेरे पास लेके आइए। अगर कंप्लेंट जब आएगी तो कंप्लेनेंट किसी के खिलाफ आरोप ही तो लगा रहा होगा उस कंप्लेंट में, ठीक है, जिसपे कंप्लेंट पे जो एक्यूज था, जो आरोपी था, और जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस सबमिट की मजिस्ट्रेट के पास, दोनों में सेम आरोपी हो गए। ठीक है, तो अगर सेम आरोपी हो गए तो उसमें क्या करेगा कि दोनों को केसों को जोड़ देगा और दोनों केसों को जोड़ के ऐसे ट्रायल चलाएगा जैसे कि वो केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा कि अब यहां पे सेक्शन 230 के तहत डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे। सबसे बड़ा अंतर तो ये आ जाएगा
कि उसमें अगर केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट है तो 230 पे सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होगा कि नहीं, एफआईआर कॉपी दी जाएगी, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। दूसरी चीज, अब ये समझ में आया क्लॉज 2 क्लियर है, ठीक। उसके बाद इधर आइए कि इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी एक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस, कि अब कंप्लेंट केस में जिसको जिसको दोषी बनाया गया था, जो पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की उसमें से कोई दोषी मैच नहीं कर रहा है। और इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस, हमने देखा था कि मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होता है पुलिस रिपोर्ट लेने पे। अब ये क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट ने उस पुलिस रिपोर्ट को माना ही नहीं, वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको, ठीक। तो ही शैल प्रोसीड, तब फिर वो अपनी कंप्लेंट में जैसे प्रोसीडिंग कर रहा था वैसे ही वो अपनी प्रोसीडिंग चालू रखेगा। समझ में आया कुछ किसको? ये देखो साफ साफ कहा कि कोई भी एक्यूज, मान लो 4 एक्यूज थे कंप्लेंट में, 4 पुलिस रिपोर्ट में, उन चारों एक्यूज के बारे में कुछ बातें ही नहीं कही गई, उनको आरोपी बनाया ही नहीं गया पुलिस रिपोर्ट में, तो कोई रिलेशन नहीं है पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट का। तो उसमें साफ साफ कह रहा है कि तब फिर वो अपनी कंप्लेंट की प्रोसीडिंग एज इट इज चलाता रहेगा, वैसे ही चलेगी। और या तो फिर उसमें पुलिस रिपोर्ट में एक्यूज तो मैच हुआ 1-2 एक्यूज, लेकिन मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर उसने रिलाई नहीं किया। मैं जब पुलिस रिपोर्ट पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो उसने क्या कर दिया है इस केस में, रिजेक्ट कर दिया है। तब फिर भी वो भी अगर उसने रिजेक्ट भी कर दिया पुलिस रिपोर्ट को तो वो अपना चलाएगा, अपना ट्रायल चलाएगा कंप्लेंट का। हाँ मजिस्ट्रेट ने अपना केस देखा, तो मान लीजिए समन केस, उसने जो लाया वारंट केस, तो उसको कैसे करेगा? क्या नहीं कर सकता? देखो एक चीज बता दूं, यहां पे कंसोलिडेशन की बात कही है। आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर सम्मन केस था, कंप्लेंट हुई, पहली चीज तो साफ साफ यहां पे फ्रेज ये इस्तेमाल हो रहा है कि सेम केस, सेम केस। तो अगर सेम केस है तो फिर वो उसमें चेंज कैसे हो सकता है कि वो सम्मन हो जाए, वो वारंट हो जाए? नहीं तो फैक्ट अलग है इसका मतलब। यहां पे तो एक ही मुकदमे की बात कर रहा है ना। देखो साफ साफ क्या लिखा है, when in a case instituted otherwise than on trial is made to appear to the during the course of trial that an investigation by the police is in relation to the offense which is subject matter of the inquiry or trial held by him। कि अगर सब्जेक्ट मैटर सम्मन है तो सम्मन इधर भी रहेगा, और पहली बात तो सम्मन होगा ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन उसमें होगी नहीं, ये वारंट केस की ही बात है, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग नहीं हो सकता, अगर अलग अलग है तो उसमें सम्मन है इसमें वारंट है तो अलग अलग, कंसोलिडेशन नहीं होगा फिर। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, यही चीज है। चलें, ठंडी बहुत है।